इस बीच जो भी नए लोग आए हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और हमारे बीच श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वास्तु विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर प्रवेश व्यास जी यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आपका विषय है ज्येष्ठ मास के संदर्भ में सुवृष्टि की परिकल्पना। जी, सभी को नमस्कार। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। ॐ अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। मेरा विषय है ज्येष्ठ मास के संदर्भ में सुवृष्टि की परिकल्पना, वो भी मुख्य रूप से कादम्बनी ग्रंथ के संदर्भ में। तो सुवृष्टि से संबंधित जो विषय इस ग्रंथ में प्रतिपादित किए गए हैं और वे भी जो ज्येष्ठ मास से संबंधित हैं, उनका मैंने कुछ यहाँ पर निदर्शन संकलन किया है। तो आरंभ करते हैं। प्रवेश जी, तो कादम्बिनी ग्रंथ में आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने बहुत ही वैज्ञानिक विषयों का समावेश किया है और विशेष रूप से वृष्टि के संदर्भ में पर्यावरण से संबंधित अनेक विषयों का समावेश है। उल्काओं से संबंधित, धूमकेतुओं से संबंधित, जो विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र के संहिता स्कंद से संबंधित जो विषय है, उनका समावेश किया है अपने ग्रंथ में और उनकी बहुत ही उत्तम वैज्ञानिक विवेचना की है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो ये मास है, जिनसे संबंधित अनेक मासों से संबंधित वृष्टि के फल का विवेचन किया है आचार्य जी ने, तो ये 12 चांद्र मास होते हैं, जो कि चंद्रमा की कलाओं के अनुरूप उसकी पूर्णिमा एवं अमावस्या के निर्माण के अनुरूप जो 15 तिथियां एक पक्ष में होती है और संपूर्ण मास में 30 तिथियां होती है, उससे वे निर्धारित होते हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे अभी इस पर स्क्रीन में आपको जो दिख रहा है, तो उनका और जो आज की जो मॉडर्न तिथियां हैं, जो अंग्रेजी तिथियां जिसे हम कहते हैं, उसके बीच में समायोजन घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि चंद्रमा 29 दिनों में जो सावन दिन है, जिसे कि हम आज जो डेज कहते हैं, हम सोम मंगल बुध गुरु, ये सावन दिन कहलाते हैं भारतीय ज्योतिष शास्त्र में। सूर्योदय से सूर्योदय तक, अग्रिम सूर्योदय तक का जो एक दिन होता है, उसे सावन दिन कहते हैं। और आज के समय में अर्धरात्रि से अर्धरात्रि तक के एक दिन समय को एक दिन कहते हैं, जो कि यह कोई एक ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों की कल्पना है। सूर्य सिद्धांत में दिन का आरंभ रात्रि के अर्ध काल से, रात्रि अर्ध से लेकर रात्रि अर्ध तक बताया गया है। लेकिन कालांतर में जो धर्मशास्त्र की परंपराओं में और मुहूर्त शास्त्र की परंपराओं में सूर्योदय से वार का आरंभ माना गया। तो रात्रि के, अगर आप अर्धरात्रि से भी दिन का मान मानते हैं, तो वह भी भारतीय पद्धति है, और अगर आप सूर्योदय से मानते हैं तब भी वह भारतीय पद्धति ही है। तो चंद्रमा क्योंकि 29 दिनों में एक पूरे चक्र को पूर्ण कर लेता है, अपने नक्षत्र चक्र को, तो अगर आप देखेंगे तो हर महीने वह एक दिन पीछे हो जाएगा इस सावन चक्र से। तो 12 महीने में वह 12 दिन पीछे हो जाएगा। एक साल बाद 24 महीनों में वह 24 दिन पीछे हो जाएगा। और जब 1 साल, 2 साल और 6 महीने हो जाएंगे, तो चंद्रमा 30 दिन पीछे हो जाएगा। तो उसे पूरा करने के लिए हर तीसरे वर्ष में 30 महीनों के बाद में एक अधिक मास की कल्पना होती है। और जैसा कि इस 2026 के कैलेंडर में अगर आप देखेंगे, तो विशेष रूप से जो ये ज्येष्ठ मास है, वही अधिक मास के रूप में आ रहा है। तो ज्येष्ठ मास में एक अधिक ज्येष्ठ होगा और एक शुद्ध ज्येष्ठ होगा। तो इस प्रकार से 12 चांद्रमास की कल्पना की गई है, और इसी प्रकार से 12 सौर मासों की भी कल्पना भारतीय आचार्यों ने की, कि प्रत्येक राशि में सूर्य के चलन से, जैसे मेष राशि में सूर्य जब तक रहेगा, तो वह चैत्र सौर मास कहलाएगा। नाम उसका चैत्र होगा, लेकिन वह चैत्र सौर मास होगा। और वैसे ही आगे अ, सूर्य के भी मास की गणना की गई है।
तो अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2026 में 3 तारीख को फुल मून है, पूर्णिमा का दिवस है, और 18 जनवरी को अमावस्या है। 1 फरवरी को फिर से पूर्णिमा है और 17 फरवरी को पुनः अमावस्या आ जाती है। तो इस प्रकार से चांद्र तिथियां घटती बढ़ती रहती है और 12 मास इस प्रकार से समायोजित होते हैं इस आंग्ल वर्ष में। तो इन मासों का नाम कैसे निर्धारित होता है कि इस महीने का नाम चैत्र मास होगा या फिर वैशाख होगा या ज्येष्ठ मास होगा? तो जिस महीने में पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है, जिस नक्षत्र में चंद्रमा के जाने पर पूर्णिमा आ रही है, उस नक्षत्र से संबंधित उस पूरे महीने का नाम रखा गया। जैसे जिस मास में चित्रा नक्षत्र के पास में पूर्णिमा के समय चंद्रमा पहुंच जाता है, या फिर पूर्णिमा के समय में यदि चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के पास स्थित है, तो उस महीने का नाम हो जाएगा चैत्र मास। तो वैसे ही अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के पास में यदि चंद्रमा होता है पूर्णिमा के दिन, तो उस पूरे महीने का नाम हो जाएगा ज्येष्ठ मास। तो यह एक वैज्ञानिक विवेचना है कि किस प्रकार से नक्षत्रों के आधार पर इन 12 महीनों का नाम निर्धारित किया गया। तो हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे ज्येष्ठ मास की। तो ज्येष्ठ मास आप जानते हैं कि जो गर्मी का सबसे अधिक गर्मी का समय होता है, विशेष रूप से जो ये जो उत्तरी गोल के क्षेत्र होते हैं उसमें, तो भारत संपूर्ण पूर्ण रूप से उत्तर गोल में है, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है। जैसे कि दिल्ली का अक्षांश है 28 डिग्री, तो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा इक्वेटर से दिल्ली जो है वह उत्तर दिशा में 28 डिग्री पर है। तो जो उत्तर गोल के क्षेत्र हैं इस पूरे विश्व में, उनमें इस ज्येष्ठ मास के समय में बहुत अधिक गर्मी होती है। तो मई जून का यह विशेष रूप से समय होता है। और ज्येष्ठ का मतलब भी आप जानते हैं कि कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। ज्येष्ठा नक्षत्र जो एंटायरस है वह भी इस पूरे राशि चक्र में बहुत बड़ा एक चमकता हुआ तारा है। और वैसे ही यह जो ज्येष्ठ मास भी है, यह भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि इसमें दिन भी बड़े होते हैं। तो इसलिए इसका नाम है ज्येष्ठ, और इसमें सूर्य की तीव्रता भी बहुत अधिक होती है। और इस कारण से इसका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है, क्योंकि अगर गर्मी नहीं होगी तो समुद्र का पानी वाष्प बनकर बादल नहीं बनेंगे। तो जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी ज्येष्ठ मास में, उतना ही इस प्रकृति चक्र के लिए अच्छा है, आगे आने वाली वृष्टि के लिए अच्छा है। क्योंकि जितनी अधिक गर्मी होगी उतने अच्छे बादल बनेंगे। जैसा अभी पूर्व वक्ता गर्भ धारण के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो गर्भ का धारण तभी होगा जब ज्येष्ठ की अच्छी गर्मी होगी। तो जब गर्मी का समय होता है तो बहुत सारे ऐसे व्रत आते हैं जो जल से संबंधित है। जैसे निर्जला एकादशी है, गंगा दशहरा है, वट सावित्री व्रत है, और अनेक दान पुण्य की परंपराएं इस मास में धर्मशास्त्र के ग्रंथों ने प्रतिपादित की है। तो मानसून की पूर्व तैयारी का यह महीना है, ये आप समझ लीजिए। ज्येष्ठ के बाद ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। वैशाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये सब कुछ ज्येष्ठ मास के बाद में ही आते हैं। तो कादम्बनी ग्रंथ में जब ज्येष्ठ मास का विवेचन मैंने देखा, तो मुझे विषय दिया है सुवृष्टि, जिसमें अच्छी वृष्टि होती है। वो सारे संदर्भ मैंने यहाँ पर संकलित किए हैं। वैसे तो वर्णन इस प्रकार का है कि कब कब वृष्टि नहीं होगी, कब कब दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, कब कब अकाल पड़ जाएगा। तो खोजने पर यह ज्ञात हुआ कि उस ज्येष्ठ मास में भी विशेष तिथियों के अनुसार फल किया गया है। और रोहिणी नक्षत्र का बहुत विशेष महत्व बताया गया है कि जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में ज्येष्ठ महीने में आएगा, उस दिन का विशेष महत्व है। क्योंकि नक्षत्रों में भी सबसे महत्वपूर्ण रोहिणी नक्षत्र है जो जल से संबंधित है। और चंद्रमा की पत्नी भी कहते हैं कि 27 पत्नियों में सबसे जो उनको प्रिय पत्नी है वह रोहिणी है। और नक्षत्रों में भी जो भगवान कृष्ण भी स्वयं कहते हैं कि नक्षत्रों में मैं रोहिणी हूँ। और उस ज्येष्ठ मास में चलने वाली वायु का निरंतर अध्ययन किया कि किस दिशा से वायु चल रही है, किस प्रकार की वायु चल रही है। और मूल नक्षत्र का भी अध्ययन किया। और उस पूरे मास में अगर कहीं गर्जना होती है, कहीं मेघ दिखाई देते हैं, या फिर कहीं वृष्टि हो जाती है, तो उसका भी निश्चित रूप से प्रभाव आने वाले वृष्टि के काल में होने वाला है। तो मैंने कुछ उसमें से संदर्भ यहाँ पर बताए हैं कि जैसे
ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा के दिन, जो पहला ही दिन है, उस समय में यदि रविवार हो और हवा चले, या फिर मंगलवार हो और हवा चल रही हो, तो रोग पैदा होने वाले हैं आने वाले समय में। बुधवार होगा अगर उस दिन, तो दुर्भिक्ष होगा। यदि गुरु, शुक्र और सोमवार है, तो आने वाले मासों में वृष्टि के लिए बहुत ही सुंदर है। तो अगर मैंने वो कैलेंडर देखा आने वाले वर्ष का, जो 2026 में, जो तो 2026 में 17 मई से 15 जून तक अधिक मास रहेगा, जो ज्येष्ठ अधिमास होगा, जिसे मल मास कहते हैं। और जो ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा जो शुद्ध वाली होगी, जो 15 जून को पड़ेगी, उसमें सोमवार का दिन आ रहा है। तो उस दिन हमें यह भी देखना होगा कि हवा कैसी चल रही है। तो सोमवार का दिन होने से जो कादम्बिनी ग्रंथ के अनुसार, तो यह पता चलता है कि आने वाली समय में वृष्टि अच्छी होगी सोमवार के द्वारा। फिर रोहिणी नक्षत्र का योग, तो रोहिणी नक्षत्र का योग जो इसमें देखा, तो वह लगभग 18 जून के करीब आ रहा है। तो उस दिन हमें देखना होगा 18 जून 2026 को, कि उस दिन बादल तो नहीं बन रहे हैं, कहीं वृष्टि तो नहीं हो रही, कहीं गर्जना तो नहीं हो रही है। तो रोहिणी नक्षत्र में जब ज्येष्ठ मास में चंद्रमा का संयोग होगा, तब बहुत अच्छे से उस पूरे दिन की परीक्षा करनी है। लगभग 1 दिन तक चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहता है। 60 घटी का एक औसत मान होता है कि एक नक्षत्र में चंद्रमा के रहने का। तो यदि उस दिन बादल नहीं हो, तो वर्षा ऋतु में अनावृष्टि होगी। लेकिन अगर रोहिणी नक्षत्र वाले दिन कहीं थोड़े से भी बादल दिखाई दे गए आकाश में, तो ये समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छा शकुन है। आने वाले वृष्टि के समय में बहुत अच्छी बरसात होने वाली है। उसमें भी ऐसा वर्णन किया कि आप उस रोहिणी नक्षत्र के मान को भी 4 भागों में बांटो। तो जैसे 60 घटी का रोहिणी नक्षत्र का समय है, तो अगर उसमें 4 का भाग आप दे देते हैं, तो लगभग 15 घटी। तो शुरुआत की 15 घटी में अगर वृष्टि होती है, तो बहुत ही अच्छा है, सुभिक्ष होने वाला है आने वाले समय में। अगर दूसरे अंश में रोहिणी नक्षत्र की बाद की 15 घटियों में अगर वृष्टि आ जाती है, तो सांप, कीट आदि बहुत सारी टिड्डी दल का भय होने वाला है, बहुत सारी महामारी, जो कृमियां फैल सकती है और फसल खराब हो सकती है। अगर तीसरे अंश में 30 घटी से लेके 45 घटी तक में अगर कहीं मध्यम वृष्टि हो जाती है, और चौथे अंश में अगर अल्प वृष्टि होती है, अच्छा, उसे 8 भागों में बाँटा, क्षमा कीजिए, उस पूरे रोहिणी नक्षत्र के मान को 8 भागों में बाँट दिया है, और अलग-अलग भाग में अगर वृष्टि के लक्षण दिखाई दे गए उस दिन ज्येष्ठ मास में, तो अलग-अलग फल किए हैं। तो 5वें भाग में बहुत धान्य की उपज होगी, छठे भाग में उड़द जैसे अनाजों की विशेष उपज होगी, 7वें भाग में अगर वृष्टि हो जाती है रोहिणी नक्षत्र के, तो तुष आदि धान्य की पैदावार, चावल की पैदावार बहुत अच्छी होगी। तो ऐसा मत है आचार्य का कादम्बिनी ग्रंथ में। फिर उस समय में यह भी देखना है कि जब सूर्य का जब रोहिणी में प्रवेश होता है, तो उसका भी आपको अच्छे से चिंतन करना है, क्योंकि सूर्य एक नक्षत्र में 13 अंश 20 कला 13 दिनों तक कम से कम रहता है। तो जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाएगा, यदि उस समय में चंद्रमा भी रोहिणी नक्षत्र में आ गया, तो बहुत अशुभ है। क्योंकि रोहिणी को एक शकट के रूप में कहा गया, कि जैसा एक बैलगाड़ी होती है, वैसा उसका स्वरूप होता है, जैसा आप चित्र में देखेंगे। तो रोहिणी के शकट का भेद करना 2 ग्रहों के द्वारा वह शुभ नहीं माना गया। लेकिन अगर जब सूर्य रोहिणी में है और चंद्रमा उस रोहिणी नक्षत्र के दूर है या उसके पास संयोग नहीं कर रहा है, तब बहुत श्रेष्ठ माना गया है। दोनों का रोहिणी नक्षत्र में एक साथ होना बहुत अशुभ माना गया है। उसके बाद पवन के द्वारा, हवा के द्वारा किस प्रकार से आने वाली वृष्टि का फल किया जाए, उस बारे में कादम्बिनीकार ने वर्णन किया। तो उसमें भी विशेष रूप से ज्येष्ठ शुक्ल की अष्टमी से लेके 4 तिथियां, तो अष्टमी, नवमी, दसवीं और एकादशी, इन 4 तिथियों को विशेष रूप से ये देखना है कि वायु कैसी चल रही है। तो निश्चित रूप से इसका कोई न कोई वैज्ञानिक कारण रहा होगा कि उस समय की वायु आने वाले 4 मासों को किस प्रकार से द्योतित करती है। तो इसमें मृदु स्निग्ध बादलों को रोकने वाली जो स्थगिताभ्र वायु का होना श्रेष्ठ है। तो अगर मृदु हवा चल रही है, स्निग्ध हवा चल रही है, या बादलों को रोकने वाली जो बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रही है हवा,
बादल वहीं रुके हुए हैं। तो वैसी अगर हवा इन 4 दिनों में चलती है, तो आपको जानना चाहिए कि आने वाले समय में बहुत अच्छी वृष्टि हो सकती है। इन दिनों में यदि इन 4 दिनों में अष्टमी से लेके एकादशी तक ज्येष्ठ शुक्ल में बिजली कड़कती हो, जल की बूंदें आती हो, धूल के सहित वायु चलती हो, चंद्रमा और सूर्य के ऊपर वो गदल जो एक बादलों का पिंड सा एक मंडल छा जाए, तो यह सारे शुभ लक्षण हैं। आने वाले समय में अच्छी वृष्टि के लक्षण हैं। वैसे ही अगर कुंडल बन जाए सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ, अगर आपने कई बार देखा होगा अपने गाँव से, जो एक परिवेश जिसे कहा जाता है, वो इन 4 दिनों में परिवेश भी दिखाई दे जाए, बादल इकट्ठे होते हुए आपको सूर्य चंद्रमा के चारों तरफ दिखाई दे जाए, तो श्रावण आदि महीनों में बहुत अच्छी वृष्टि होगी, यह जानना चाहिए। और हवा के बारे में बताया कि विशेष रूप से यदि उत्तर की ओर हवा चल रही हो, तो हवा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा हो, तो बहुत अच्छी वृष्टि होने का संकेत है, क्योंकि उत्तर दिशा जल की दिशा वास्तुशास्त्र में भी और ज्योतिष शास्त्र में भी बताई गई है। ज्येष्ठ शुक्ल की अष्टमी से 4 तिथियों में चारों दिशाओं में यदि हवा उत्तर-उत्तर बदलती रहती हो, तब भी 4 महीनों में अच्छी वृष्टि का लक्षण कहा जाना चाहिए, ऐसा भी वर्णन किया। यदि चारों दिशाओं की हवा विपरीत क्रम से चलेगी, तो एक दिशा की हवा अन्य दिशा की हवा को दबाते हुए चलती हो, तो वर्षा ऋतु में वृष्टि नहीं होकर शीतकाल में वृष्टि होगी, ऐसा जानना चाहिए। तो अगर प्रदक्षिणा क्रम से उत्तर के बाद उसके बाद में पूर्व दिशा की ओर, फिर उसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर एक उसका रोटेशन चल रहा हो, तब तो अच्छा है। लेकिन अगर विपरीत क्रम से चल रहा हो यह क्रम हवा का, तो बरसात काल में ना होकर शीतकाल में बहुत ज्यादा बरसात होगी, ऐसा जानना चाहिए। उसके बाद मूल नक्षत्र से संबंधित भी विशेष वर्णन किए ग्रंथ में कि यदि ज्येष्ठ की पूर्णिमा के अंत में मूल नक्षत्र आ जाए, तो 60 दिनों तक वृष्टि नहीं होगी, जल नहीं बरसेगा, और उसके बाद जल बरसेगा। चातुर्मास के 2 महीने सूखे चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद वृष्टि होगी। इस तिथि को मूल नक्षत्र के 5 विभाग से भी वृष्टि की कल्पना कर सकते हैं। तो जो मूल नक्षत्र के 4 चरण हैं, उसके अनुसार भी आप यह चिंतन कर सकते हैं, ऐसा भी वर्णन किया है। मूल नक्षत्र का पूर्णिमा के दिन होना श्रेष्ठ है, प्रतिपदा के दिन होना सामान्य है, द्वितीया के दिन होना खराब है। तो यदि पूर्णिमा और मूल नक्षत्र का संयोग हो गया ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के साथ, तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन यदि प्रतिपदा या द्वितीया के साथ संयोग होता है, तो बहुत अच्छा नहीं माना गया है। और अनुराधा नक्षत्र के दिन यदि पूर्णिमा हो जाती है, तब भी खराब माना गया है। उसके उपरांत बहुत सारे अनेक जो निमित्त होते हैं ज्येष्ठ मास में, विशेष रूप से उन 4 दिनों में किस प्रकार की गर्जना आती है बादलों की, किस प्रकार के मेघ दिखाई देते हैं, क्या वहां पर विद्युत दिखाई देती है, तो उससे भी विशेष प्रकार के फल वर्णित किए गए। जैसे ज्येष्ठ मास में चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्रों के दिनों में अगर मेघ और बिजली दिखाई दे जाए, तो चित्रा में अगर बिजली दिखाई दी तो आषाढ़ में अच्छी बरसात होगी। स्वाति नक्षत्र में यदि आपको बिजली दिखाई दी तो श्रावण में अच्छी बरसात होगी। और विशाखा नक्षत्र में अगर आपको बिजली चमकती हुई दिखाई दे गई ज्येष्ठ मास में, तो भाद्रपद महीने में बहुत अच्छी बरसात होगी, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार से यदि चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्रों में बादल नहीं दिखाई दे रहे, ना बिजली दिखाई दे रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आगे आने वाले इन महीनों में थोड़ा वृष्टि का अभाव रह सकता है, ऐसा जानना चाहिए। और यदि इन नक्षत्रों में वृष्टि ही हो जाए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के दिनों में यदि स्वाति, विशाखा नक्षत्रों के दिनों में वृष्टि हो जाए, तो श्रावण में वृष्टि नहीं होगी और धान्य महंगा हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के समाप्त होने के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यदि गर्जना हो जाए, बादलों की गड़गड़ाहट दिखाई देने लग जाए और बिजली दिखाई देने लग जाए, तब भी यह समझना चाहिए कि वर्षा की ऋतु में आने वाले समय में बहुत अच्छी वृष्टि होने वाली है। वैसे ही ज्येष्ठ के महीने में श्रावण धनिष्ठा नक्षत्र के दिन यदि वायु, वृष्टि, बिजली और गर्जना ये सब दिखाई दे जाए, तो वर्षा ऋतु में बहुत अच्छी वृष्टि होने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। और इसी दिन गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाए, जिस दिन ज्येष्ठ मास में श्रावण धनिष्ठा नक्षत्र में बहुत ज्यादा गर्मी हो, तब आने वाले वृष्टि ऋतु में वृष्टि की रुकावट होने वाली है, कम बरसात होगी, ऐसा जानना चाहिए। वैसे ही ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यदि सूर्य बादलों से ढका हुआ रहे, तो आने वाले 3 महीनों में बहुत अधिक वृष्टि होगी, ऐसा जानना चाहिए।
और यदि संध्या के समय में उत्तर दिशा में पर्वतों की श्रृंखला के समान काले बादल दिखाई दे जाएं, तो 3 दिन तक मन को तुष्टि करने वाली वृष्टि उसी समय में होने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार के अनेक योग इस ज्येष्ठ मास के वर्णन के संदर्भ में कादम्बिनी ग्रंथ में वर्णित किए गए हैं। तो इन मूल विषयों को देखकर, जानकर हम आने वाले मास में किस प्रकार की वृष्टि हो सकती है, ऐसा जान सकते हैं, ऐसा कादम्बिनी ग्रंथ में लिखा गया है। परंतु मेरे ध्यान में अभी तक ऐसा बहुत कोई गहन शोध नहीं है जो कि इन सारे विषयों को लेकर किसी संस्था के द्वारा या किसी विद्यार्थी के द्वारा बहुत गहन शोध किया गया हो प्रायोगिक रूप से। कुछ 1-2 स्थानों पर ऐसे शोध किए हैं, जिनमें हमारे आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर देवप्रसाद त्रिपाठी जी के द्वारा भी इस ज्येष्ठ मास के होने वाले इन 4 दिनों की वायु के द्वारा किस प्रकार से आगे आने वाले समय का फल हो सकता है, उसका विवेचन किया गया और उसकी एक बहुत अच्छी पुस्तक भी प्रकाशित है इस लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में। और उसमें यह पाया गया है उस शोध में कि 80% वह भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक हुई है। तो 80% तक भी अगर आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं इसके द्वारा, तो यह एक बहुत एक साइंटिफिक रूप से इसको एक प्रतिपादित किया जा सकता है विषय को। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी। आपने ज्येष्ठ मास के विषय में सुवृष्टि पर बहुत ही सुंदर चिंतन प्रस्तुत किया। मैं इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ, हमारे मध्य उपस्थित है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला से संस्कृत विभाग के आचार्य डॉक्टर कुलदीप कुमार जी। मैं सर का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने व्याख्यान से हम सभी को उपकृत करें। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रवृत्ति सर्वभावानां वाचां च प्रसरो यतः यल्लेखोल्लिखितं सर्वं नौमितं देवमक्रमम्। कादम्बिनी मेघमाला, मेघमाला को कादम्बिनी कहते हैं। अतः कादम्बिनी का बोधक शास्त्र होने से अभेदोपचार से ग्रंथ का भी नाम कादम्बिनी। गर्भाध्याय मुझे मिला है वक्तव्य के रूप में। पहला अध्याय सा गर्भाध्याय ही है। इसमें इन्होंने शिवम बृहस्पतिम गर्गम वसिष्ठम काश्यपम भृगुम स्मरामि सहदेवज्ञम मिहिरंच पराशरम, ऐसा कहा है। भगवान शिव, बृहस्पति, गर्ग, वशिष्ठ, काश्यप, भृगु, सहदेव, मिहिर वराहमिहिर और पराशर, इनका मैं स्मरण करता हूँ। इन लोगों ने वृष्टि विज्ञान के विषय में जो कहा है उसी का मैं अनुवचन करता हूँ। ऐसा कहा, एभिरेव यथा वेदं तपसा भावितात्मभिः यदुक्तं वृष्टि विज्ञानं तदिहानुब्रवीम्यहम् तदुक्तौ लेखदोषेण कालदोषेण वा क्वचित् अन्यथा त्वं च संजातं तद्विशोध्यं परीक्षया। ये पहले ही कह दिया। बहुत दिनों तक एक ही लेख के चलते रहने से ऐसा होता ही है। एक लेख को दूसरा लिखता है, दूसरे को तीसरा लिखता है। तो लेखक के दोष से अथवा काल के दोष से, काल का दोष क्या है? बुद्धिमान हो जाने से कुछ का कुछ समझ लेना, तो व्याख्यान में अन्यथा तो हो जाता है। उन सबका परीक्षण से शोधन करना चाहिए, स्पष्ट लिखा है। अर्थात परीक्षण करना चाहिए जैसा लिखा है, और परीक्षण करने से यदि उसमें कुछ शोधन की आवश्यकता हो तो शोधन भी करना चाहिए। देवान् वसव्यान् शर्मण्यान् सपीतीन् मरुतोऽपि च अभ्यर्थये वशे येषाम् एषा वृष्टि प्रवर्तते। वृष्टि के लिए ये 4 वैदिक देवताओं का नाम लिया इन्होंने। अग्नि, सोम, सूर्य, मित्र, वरुण, अर्यमा, मरुत, इनका मैं अभ्यर्थना करता हूं जिनके आधार पर वृष्टि होती है। अब ये 4 को पकड़ करके, मैंने 4 के आधार पर वृष्टि का विवेचन करने की बात कहते हैं कि जल का उत्थान सूर्य करता है। अग्निम वायुम रविम सोमम मन्महे संभवत्यपाम उत्थानम प्रत्युपस्थानम धर्षणम वर्षणम यतः। अग्नि, वायु, रवि, सोम, इन चारों की हम स्तुति करते हैं क्योंकि इन्हीं से जल की उत्पत्ति होती है
इन्हीं से जल का उत्थान होता है। उत्थान माने सूर्य अपनी किरणों से उठाता है और फिर मेघ के रूप में वो आकाश में ठहरा रहता है, प्रत्युपस्थान होता है और फिर धर्षण होता है, वायु के द्वारा प्रक्षेपण होता है, इसीलिए वर्षण होता है। तो 4 को इन्होंने मुख्य माना, अग्नि, वायु, रवि, सोम। अब इसमें थोड़ा बहुत मनुस्मृति इत्यादि का वचन उद्धृत करते हैं। अब जो बहुत प्रसिद्ध वचन है यज्ञ के विषय में, देखिए वर्षा में 2 की भूमिका है मुख्य रूप से। वैसे तो भूमिका प्रकृति की मुख्य है, लेकिन यज्ञ के रूप में मनुष्य की भूमिका भी है। शास्त्र दोनों को स्वीकार करता है। तो यज्ञ की भूमिका में एक तो आप यज्ञ करें न करें तो भी सूर्य जल को खींचेगा किरणों से और वो वायवी होकर के आकाश में रहेंगी और वर्षा होगी, आप यज्ञ करो न करो। किंतु यज्ञ के रूप में मनुष्य की भूमिका को भी शास्त्र ने स्वीकार किया है। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। यदि हम यज्ञ न करें तो मनुष्यों के सामान्य कर्म के द्वारा और प्राकृतिक कर्म के द्वारा सूर्य किरणों से जल खींचेगा, फिर उनका मेघ बनेगा, वर्षा होगी। किंतु यदि हम उसको अपने संकल्पानुसार कुछ दिशा देना चाहें तो शास्त्र ने उसके लिए यज्ञ का विधान किया है। तो अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक, सम्यक का अर्थ है विधि पूर्वक, अर्थात जैसा हमारा संकल्प हो, मंत्र उस संकल्प के स्मारक हो, तदनुसार हम जब अग्नि में यथाविधि आहुति डालते हैं तो आदित्य को पहुंचती है। अग्निवाहक है और आदित्य से फिर वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। अन्न से प्रजा का होना सिद्ध ही है, उत्पत्ति भी सिद्ध है और उत्पत्ति होने के बाद पालन पोषण भी सिद्ध है और अग्नि के न रहने से मृत्यु भी सिद्ध है। तो तीनों ही प्रकार से अन्न वर्षा के अधीन है। एक और वाल्मीकि का वचन उन्होंने उद्धृत किया है, अष्टमास धृतं गर्भम भास्करस्य गहस्तिभिः रसम सर्व समुद्राणाम देव प्रसूते रसायनम। ये चतुर्थ कांड का श्लोक है किष्किंधा का। कहीं कहीं ऐसा पाठांतर मिलता है, नवमास धृतं गर्भम भास्करस्य गहस्तिभिः पीत्वा सर्व समुद्राणाम देव प्रसूते रसायनम। किंतु ओझा जी ने अष्टमास धृतं गर्भम ही पाठ स्वीकार किया है, क्योंकि आगे चल करके उनका जो विवेचन है वो भी इसकी पुष्टि करता है। मैंने उन्होंने पूरे वर्ष को 4-4 महीने के 3 भागों में बांट दिया है। तो 4 मास जिन्हें वर्षा के चातुर्मास्य कहते हैं, उनमें वर्षा का प्रसव होता है और प्रथम 4 मास जो शीतकाल के हैं उनमें गर्भधारण होता है वर्षा का, और जो ग्रीष्म काल के हैं उनमें पुष्टि होती है। तो इस तरह से उन्होंने 3 भागों में बांटा है। विवस्वान फिर आगे और पुष्टि करते हैं अपने इसी मत की कि वो अष्टमासी मानते हैं। विवस्वान अष्टभिर्मासै राधायापो रसात्मिका वर्षत्यमुत तत्शान्नम अन्नादम अखिलं जगत आदित्य रश्मिभिर्यत्तुप्ति संस्थम रसम रवि तमुत्सृति भूतानाम पुष्ट्यर्थम सस्य वृद्धये। आदित्य का नाम ही आदित्य इसीलिए है क्योंकि वो आदित्य रश्मि रसम तस्माद आदित्य। तो आदित्य ग्रहण करता है और फिर उसको भूतों की पुष्टि के लिए और सस्य की वृद्धि के लिए उसको छोड़ देता है, रखता नहीं है। इन्होंने 4 भाग किए हैं कि सूर्य कहां कहां से रस ग्रहण करता है। सरित समुद्र भूमिस्था तथा प्राणी संभवा चतुर्प्रकारा भगवान आदित्य समितांशु भी। नदी से तालाब, नहर इत्यादि का ग्रहण हो जाएगा, और समुद्र और भूमि और जितने प्राणी हैं, प्राणियों के शरीर से भी सूर्य जो है तो 4 प्रकार से सरित, समुद्र, भूमि और प्राणियों से के शरीर से अपनी किरणों से सूर्य आकर्षण करता है। विवस्वान अंशुभिस्तीक्ष्णे राधाय जगती जलम सोमम पुष्णाति। और वो जल को लेके करता क्या है? सोम का पोषण करता है सूर्य, और सोम उसको वायु में स्थापित करता है, वाष्पीकृत वायु के माध्यम से ही चल जाता है, और वह सोम अपने उन वायु नाड़ी में स्थित जलों से देव का आप्यायन करता है, और फिर देव जो है उसको अभ्र में स्थापित करता है, और फिर अभ्र में वायु से प्रक्षिप्त होकर के वो पृथ्वी पर गिरती है। अब यहाँ पर इन्होंने गर्भ के 5 लक्षण बतलाए हैं। चंद्राद देउर गर्भमादित्य वाते नाभ्रेण विद्युता गर्जिते नाल्प वृष्टिया च सगर्भ 5 लक्षण। वृष्टि का गर्भ हुआ है कि नहीं हुआ है जाने कैसे हम? तो गर्भ के 5 लक्षण बतलाए हैं, अर्थात गर्भ के धारण काल में गर्भ हुआ है या नहीं इसकी परीक्षा के लिए 5 बातें कही हैं। वायु, बादल, विद्युत, गर्जना और अल्पवृष्टि,
क्योंकि अधिक वृष्टि होने से गर्भस्राव हो जाएगा, गर्भधारण काल में यदि वृष्टि होगी। ये पंचलक्षण गर्भ है। इसी के आधार पर ये आगे चलते हैं और इसके आधार पर बहुत सा विवेचन करते हैं। यदि एक लक्षण से पूर्णता हो तो क्या होता है। अब चातुर्मास्य के विषय में दो मत बतलाते हैं। जैसे वराहमिहिर ने व्रत संहिता में कहा कि कभी उत्तरायण ऐसा था, दक्षिणायन ऐसा था, इस समय ऐसा है। तो ये कहते हैं कि पहले ऐसा कभी होता था। मार्गशीर्षा ततश्चैत्रात् श्रावणाच्च पुरा क्वचित् शीतोष्ण वर्षा कालानाम चातुर्मास्यानि चक्षते। पहला ऐसे कभी था कि मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन ये शीतकाल का चातुर्मास्य, और चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ये उष्णकाल का चातुर्मास्य, और फिर श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक ये वर्षा काल का चातुर्मास। लेकिन आज ऐसा नहीं दिखता है, कह रहे हैं आज एक मास का अंतर हो गया है। कार्तिकात् फाल्गुनात् तद्वत् आषाढ़ात् प्रतिभान्तितु शीतोष्ण वर्षा कालानाम चातुर्मास्यानि संप्रति। वर्तमान में दिखलाई पड़ रहा है कि कार्तिक से 4 मास शीत का चातुर्मास्य, फाल्गुन से 4 मास उष्णकाल का, और आषाढ़ से 4 मास वर्षा काल का। हम लोग भी आज यही देखते हैं, चातुर्मास जो होता है आषाढ़ से ही गिनते हैं, आषाढ़, श्रावण, भाद्र को कार्तिक। अथवा जो सन्यासियों का संप्रदाय है तो वो देवशयनी से देवोत्थानी तक चातुर्मास से लेते हैं, और उस समय में सत्संग इत्यादि होता है। ये चातुर्मास का प्रयोजन क्या है 3 बार बांटने का। तो कह रहे हैं शीतकाले तो गर्भस्यात् परिपाकस्तदुत्तरे वर्षा काले तो गर्भाणाम प्रसूति क्रमतो भवेत्। शीतकाल में गर्भधारण होता है और उष्ण काल में गर्भ का परिपाक होता है, पुष्टि होती है, और वर्षा काल में गर्भ की प्रसूति होती है। अब गर्भ काल और प्रसव काल का विभाग कैसे जाने, इसके विषय में 4 मत बतलाते हैं। ज्येष्ठा सन्ना तो अमावास्या, ज्येष्ठा सन्ना च पूर्णिमा, आभ्याम विभागमिच्छन्ति गर्भ प्रसव कालयो। जब अमावस्या के निकट ज्येष्ठा नक्षत्र रहे तो वो वर्षा का गर्भ काल आरंभ होता है, और ज्येष्ठ मास के निकट, ज्येष्ठ पूर्णिमा के निकट जब ज्येष्ठा नक्षत्र रहे तो वो गर्भ का प्रसव काल। ऐसा विभाग समझना चाहिए। ये एक मत है। दूसरा मत ये है जब मूल नक्षत्र के उत्तरार्ध में सूर्य आ जाए, मूलोत्तरार्धगाद अर्काद अर्काद आर्द्रागतादपि आभ्याम विभागमिच्छन्ति गर्भ प्रसव कालयो। मूल नक्षत्र के आधे दिन बीत जाए, 6-7 दिन बीत जाए, तब सूर्य आ जाए, वहां से वर्षा का गर्भकाल, और आर्द्रा नक्षत्र पर सूर्य आ जाए, वहां से वर्षा का प्रसव काल। समझना चाहिए। ये दूसरा मत है। तीसरा मत है दक्षिणायनगात पाताद उत्तरायणगादपि आभ्याम विभागमिच्छन्ति गर्भ प्रसव कालयो। जिस पाद से दक्षिणायन हो वो गर्भकाल, जिस पाद से उत्तरायण हो वो प्रसव काल। फिर 4 मत दिए, स्वात्यर्कतो वा स्वात्यर्क चंद्र संयोगतोपि वा स्वात्यर्कोर्धाश्विनी चंद्रान मैत्रार्कोर्धाप्य चंद्रतः। स्वाति नक्षत्र पर सूर्य आ जाए, ये गर्भ प्रसव काल, ये गर्भ के उपक्रम का काल बतला रहे हैं, वो खत्म हो गया गर्भ प्रसव काल। अब कह रहे हैं गर्भ का उपक्रम काल 4 तरह से जाने। स्वाति नक्षत्र पर सूर्य आ जाए तो गर्भ का उपक्रम होता है, अथवा स्वाति नक्षत्र पर सूर्य चंद्र दोनों आ जाए अर्थात अमावस्या हो जाए। तीसरा, स्वाति नक्षत्र पर सूर्य हो और अश्विनी पर चंद्रमा हो तो गर्भ का प्रारंभ होता है। चंद्रान मैत्रार्कोर्धाप्य चंद्रतः, मैत्र माने अनुराधा पर सूर्य आ जाए और आपके माने पूर्वाषाढ़ा पर चंद्र आ जाए। यहाँ हिंदी में कुछ समस्या है। हिंदी में ऐसा लिखा है कि मैत्र पर ही अर्क हो और मैत्र पर ही चंद्र हो। मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। अनुराधा पर सूर्य हो और आपके माने पूर्वाषाढ़ा पर चंद्रमा। और 5वां मत ये है कि मूलार्कतश्च पंचैते गर्भाणाम सन्त्युपक्रमः। 5वां मत ये है कि मूल नक्षत्र पर जब सूर्य आ जाए तो ये 5 प्रकार के उपक्रम संबंधी मत हैं। तो इनमें क्या किया जाए, तो कहते हैं पूर्वे मंद फला मूलार्कतस्तु सुदृढ़ामता। पहले वाले जो 4 मत हैं, स्वाति अर्क, स्वाति चंद्र अर्क, और स्वाति अर्क अश्विनी चंद्र, और अनुराधा अर्क और पूर्वाषाढ़ा चंद्र, वो सब मंद फल वाले हैं। यदि उनसे गर्भ का उपक्रम हो, जानिए कैसे, वही 5 लक्षण से, वात, अभ्र, विद्युत, गर्जित और अल्पवृष्टि। उन 5 लक्षणों से अगर गर्भ जान लिया तो अगर इन चारों में गर्भ होता है तो उसका वो बहुत अच्छी वृष्टि नहीं होती। मूलार्क से अगर हो तो सुदृढ़ गर्भ का उपक्रम होता है। फिर ये गर्भ के प्रसव काल की अब बात करते हैं। गर्भ का उपक्रम हो गया,
अब गर्भ का प्रसव काल कैसे होगा इस बारे में कुछ बात कहते हैं। सूर्य दक्षिण गोलस्थे गर्भितम चोत्तरायणे नक्षत्रमष्टमावृत्तो गत्वा चंद्र प्रवर्षति। सूर्य दक्षिण गोल में स्थित हो लेकिन उत्तरायण हो। जानते हैं हम लोग उस 3 महीने का अंतर हो जाएगा। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो उत्तरायण प्रारंभ होगा, लेकिन उत्तर गोल प्रारंभ होगा थोड़ा देर से, उस समय दक्षिण गोल चल रहा होगा। तो ऐसे स्थिति में यदि गर्भ हो जाए, ये निश्चय हो जाए गर्भ हो गया है, तो चंद्रमा जिस दिन गर्भ हुआ है, जिस नक्षत्र पे चंद्रमा के रहने से गर्भ हुआ है, उससे 8वीं आवृत्ति में चंद्रमा जो उसी नक्षत्र पर जाएगा तो वर्षा होगी। ये सामान्य बात है। सूर्य के दक्षिण गोल में और उत्तरायण में रहने पर यदि गर्भ का निश्चय हो गया तो उस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होगा, उसके बाद 8वें चक्कर में 7 आवृत्ति के बीतने पर 8वीं आवृत्ति में चंद्रमा उसी नक्षत्र पर जाएगा तो वर्षा होगी। अब प्रश्न ये उठा कि आपने तो 4 देवताओं की वंदना भी की, कारण क्या है? तो इस विषय में कुछ का मत कहते हैं, न सूर्यो न च नक्षत्रम न चंद्रस्तत्र कारणम वायुनैवोद्धृतं तोयं वायुरेव प्रवर्षति। यद्यपि कारण तो चारों हैं, फिर भी वर्षा में मुख्य कारण वायु को बतलाया, क्योंकि कहा कि सूर्य कारण नहीं है, नक्षत्र कारण नहीं है, चंद्र कारण नहीं है, वायु ना धृतम तोयम, वायु ही जल को उठाता है और वायु ही वर्षा कराता है। तो निश्चित रूप से वायु इधर से उधर ले जाता है, इसलिए कारण है, लेकिन वो 3 भी कारण तो है, मुख्य कारण वायु है, वर्षा का। वायु न हो तो जल खींचा न जाए, वर्षा न हो, जहां का तहां बना रहे। सूर्य दक्षिण गोलस्थे तप्तादब्धेर्बुद्धिति तत्तोयं वायुना क्षिप्तम देशे देशे प्रवर्षति। वायुना क्षिप्तमभ्रमतु दिवि यत्रावतिष्ठते नक्षत्रम द्वितलस्यास्य क्रियते तूपलक्षणम। कहा कि नक्षत्र कहां से आ गया? बात तो केवल इतनी करनी चाहिए कि सूर्य ने जल खींचा, जल ठहरा, वायु ने बरसाया। तो कह रहे हैं कि वस्तुतः वायु के द्वारा जब जल अभ्र में स्थापित कर दिया जाता है, तो जहां ठहरता है उसके ऊपर जो नक्षत्र है उससे हम पहचानते हैं, बस इतना ही। नक्षत्रम द्वितलस्यास्य क्रियते तूपलक्षणम। चंद्रो यद्भम गतो गर्भम कुर्यादावर्तनिष्टमे शतेन्नाम पंचनवते तद्भम गत्वा स वर्षति। अब नक्षत्र के अतिरिक्त सावन दिन भी बतला रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा गति कम ज्यादा होती रहती है, तो इसलिए उसको और ठीक करने के लिए कह रहे हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र पर जाकर के गर्भ करता है, उससे 8म आवृत्ति में उस नक्षत्र पर आता तो वर्षा होती है। लेकिन दिन भी बतला रहे हैं, सावन दिन 195 दिन, शतेन्नाम पंचनवते तद्भम गत्वा स वर्षति। तो थोड़ा आगे पीछे आप कर सकते हैं, उसी दिन चंद्रमा आए और 195 दिन यथावसर दोनों में वर्षा हो सकती है। अब कब गर्भ रहे तो कब वर्षा होती है, इसका एक सामान्य नियम बतलाते हैं। सित पक्ष भवा कृष्णे कृष्ण पक्ष भवस्थिते अहर जातो निशि दिशा जातस्त्वनि वर्षति। अगर चंद्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में, शुक्ल पक्ष में यदि गर्भ रहा हो तो वर्षा कृष्ण पक्ष में होगी, दिन में गर्भ रहा हो तो वर्षा रात्रि में होगी, और वैसे उल्टा भी, कृष्ण पक्ष में रहा हो गर्भ तो शुक्ल पक्ष में, रात्रि में गर्भ रहा हो तो दिन में वर्षा होती है। फिर पक्ष के दृष्टि से भी बतला रहे हैं, यस्मिन् पक्षे भवेत् गर्भस्ततः पक्षे चतुर्दशे सगर्भ दिवसात् सार्ध षण्मासान्त्येन वर्षति। जिस पक्ष में गर्भ हो उससे 14वें पक्ष में और दिन की दृष्टि से 6.5 महीना बीत जाए तब अंतिम दिन में वर्षा होती है। तो दोनों दृष्टियों से हमें नाप लेना चाहिए। कृष्णे वर्षति वैशाखे गर्भ कार्तिक शुक्लजः चैत्र शुक्लोद्भवा कृष्णे तो अश्विनी मासी वर्षति। अगर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में गर्भ हो तो वैशाख कृष्ण में वर्षा होती है, और चैत्र शुक्ल में यदि गर्भ हो तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में वर्षा होती है। और इसी प्रकार से यदि पश्चिम दिशा पूर्वोत्थिता पश्चिमायाम पूर्वस्याम पश्चिमोत्थिता एवं विपरेयो मेघ वातयो विशेष दिक्षपि। यदि मेघ पूर्व से उठे तो पश्चिम दिशा में वर्षा करते हैं, और पूर्व में उठे तो पश्चिम में, और पश्चिम में उठे तो पूर्व में वर्षा करते हैं। इस प्रकार जहां से उत्थान हो उससे विपरीत दिशा में वर्षा होती है। ऐसा मेघ और वात दोनों के विषय में समझना चाहिए, अन्य दिशाओं में भी समझना चाहिए विपर्य। अब ये गर्भ विमानम माने गर्भ परिमाणम, कैसे गर्भ के परिमाण से कितनी वर्षा होती है, कितने प्रदेश में होती है, कितनी ऊंचाई वाली वर्षा होती है, जो आज हम कहते हैं ना कि 3 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 4 सेंटीमीटर वो बदला है।
ब्राह्मी प्रोष्ठपदाद षाढ़ा गर्भा सिर बहुतो यदा आर्द्रा श्लेषा मघा स्वाति वारुण्यो बहु आसरा। रोहिणी, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, इन नक्षत्रों में चंद्रमा के रहने पर यदि गर्भ हो तो बहुत जल वर्षा होती है। यदि आर्द्रा, आश्लेषा, मघा, स्वाति और शतभिषा इनमें यदि गर्भ रह जाए तो बहुत वर्षा नहीं होती, बहुत दिनों तक वर्षा होती है, थोड़ा थोड़ा वर्षा होती है। षट्सु मार्गादि मासेषु पंचानाम एक भस्य च अष्ट षट षोडश जिन विंशति पुण्य हानि। अब यही जो 5 बहुत दिनों तक वर्षा होती है, इन 5 नक्षत्रों की बात कहते हैं कि मार्ग शीर्षादि 6 मासों में यदि इन 5 नक्षत्रों में किसी एक नक्षत्र में अर्थात आर्द्रा में यदि गर्भ हो तो 8 दिन वर्षा होगी, आश्लेषा में हो तो 6 दिन वर्षा होगी, मघा में हो तो 16 दिन वर्षा होगी, स्वाति में गर्भ हो तो 24 दिन वर्षा होगी और वारुणी में हो तो 20 दिन वर्षा होगी। काले वर्षति गर्भस्तु पंचात्मा शतयोजनम एकैक हान्यापरितस्तु तदूर्ध्वार्ध कल्पनम। अब पहले बतलाए थे गर्भ 5 लक्षण वाला होता है, यदि 5 लक्षणों से गर्भ का निश्चय हुआ हो तो हम उसे पंचात्मा कहेंगे। ऐसा गर्भ अगर वर्षा करेगा तो 100 योजन तक वर्षा होगी उसकी, मतलब 400 कोस 1200 किलोमीटर तक वर्षा होगी। यदि अगर एक एक लक्षण कम हो तो कहा कि एक एक भाग की कल्पना कमी कर लेनी चाहिए, अर्थात 4 से हो तो 80 योजन, 3 से हो तो 60 योजन, 2 से हो तो 40 योजन और एक ही लक्षण से गर्भ का निश्चय हो तो 20 योजन तक वर्षा होती है। ये स्थान का प्रमाण बतलाया। त्रीण्याढकानि वातेन विद्युताशण नवाभ्रकैः द्वादश स्तनितेनाथ पंचवीर द्रोण पंचकम। अब कितनी वर्षा होती है सेंटीमीटर मिलीमीटर वाली वो बतला रहे हैं। यदि केवल वात से गर्भ का निश्चय हो जाए, वात से ऐसा निश्चय हो गर्भ हो गया है तो केवल वात से लक्षण, अन्य लक्षण न मिले तो 3 आढ़क वर्षा होती है। केवल बिजली से निश्चय हो तो 6, केवल बादल से निश्चय हो तो 9 आढ़क और अगर केवल गर्जना से निश्चय हो तो 12 आढ़क और 5 लक्षणों से गर्भ का निश्चय हो तो द्रोण पंचकम 5 द्रोण वर्षा होती है। ऐसा इन्होंने द्रोण आढ़क का मान एक आदमी आगे बतलाए। शुभग्रहयुते चंद्रेर के च गर्भा सुवृष्टिदाः क्रूरग्रहयुते वज्र करका मत्स्य वर्षदाः। यदि चंद्रमा और सूर्य दोनों शुभ ग्रह से युक्त हों गर्भकाल में तो अच्छी वृष्टि होती है और यदि शनि मंगल इत्यादि राहु केतु इत्यादि का प्रभाव हो तो क्रूर ग्रह के युक्त होने पर ओले के साथ, बिजली गिरने के साथ और मछली इत्यादि गिरने के साथ वर्षा होती है। ये मछली की वर्षा जो है अन्य सभी अप्राकृतिक वर्षाओं का उपलक्षण समझ लेना चाहिए, कहीं लाल वर्षा होती, कहीं कुछ होती, कहीं कुछ होती। गर्भ काले वृष्टिस्तु गर्भनाशाय जायते। पहले कहे थे अल्पवृष्टि भी गर्भ का लक्षण होता है, अब समझा रहे हैं कि गर्भ काल में अत्यंत वृष्टि हो जाए तो गर्भ का नाश हो जाएगा, फिर वर्षा काल में प्रसव नहीं होगा। द्रोणाष्टांशाधिके वृष्टे गर्भस्रावो धार्यते। अब आप कहेंगे कैसे जाने कि अतिवृष्टि, कितनी अतिवृष्टि से जाने कि गर्भ का स्राव हो गया, तो कहा कि 1/8 द्रोण से अधिक वर्षा हो जाए तो अतिवृष्टि समझे। अगर 1/8 द्रोण से अधिक वर्षा होगी गर्भकाल में समझ लीजिए गर्भस्राव हो गया, अब वर्षा नहीं होगी आगे अच्छी। पंचरूपस्तु यो गर्भो गर्भकालेति वर्षति सनष्ट प्रसवे काले सीकरं क्वापि मुंचति। पंचरूप वाला गर्भ 5 लक्षणों से गर्भ का निश्चय हुआ हो, गर्भकाल में अत्यंत वर्षा यदि हो जाए तो फिर प्रसव काल में बस बूंदाबांदी होगी, सीकरं क्वापि मुंचति। गर्भ पुष्टोपि चेत काले। अब एक बात नहीं, तमाम समस्याएं हैं। कहा कि यदि गर्भ पुष्ट हो गया, गर्भ धारण भी हो गया, पुष्ट भी हो गया, फिर भी ऐसा हो सकता है ग्रह दोष से वर्षा न हो। गर्भ पुष्टोपि चेत काले ग्रह दोषान्न वर्षति, जैसे बीच में कहा कि बुध शुक्र समीपस्थु सजलांग कुरुतो महीम तयोर अंतर्गतो भानु समुद्र भी शोषित। ऐसे ग्रह योगों से अगर पुष्ट ग्रह हो जाए फिर भी वर्षा न हो काल में, तब क्या होगा? तदात्म धारणा काले। तो अब अगला जब गर्भ धारणा का काल आएगा उस समय निश्चित रूप से वर्षा न हो तो ओला जरूर बरसेगा। करकाम वर्षति ध्रुवम। तो करका क्यों वर्षा होगी? जल वर्षा, जल हुआ तो जल होना चाहिए, सब उत्तर दे रहे हैं। चिरकाल धृतम क्षीरम यथा काठिन्य मृच्छति
कालातीतम तथा त्वयं काठिन्यम दिवि गच्छति। बहुत दिनों तक कहा दूध रखा रहे तो दूध लोक में भी कड़ा हो जाता है, वैसे ही आकाश में भी बहुत समय तक काल के बीत जाने से वही जल जो कठिन हो जाता है, इसलिए वो फिर करका के रूप में बरसता है। फिर कुछ गर्भोपघातक गिनाए हैं, अर्थात कैसे जाने की गर्भ का उपघात होता है। इस बात को एक बार और कर दीजिए। किसको? हाँ, जब जल नहीं बरसता है, जल के साथ वो भी गिरता है, जब हाँ। क्यों गिरता है? तो इसीलिए बताया कि यदि जब गर्भ पुष्ट हो गया, गर्भ धारणा भी हो गई, पुष्ट भी हो गया, फिर भी अपने काल में वर्षा नहीं ग्रह दोष के कारण, तो उसका क्या होगा? अपना प्रसव का काल बीत जाने पर फिर पुनः गर्भ धारण काल आएगा। तो जिस गर्भ धारण काल में पहले साल गर्भ धारण हुआ था, उस समय पर अगर वो वर्षा नहीं इस समय, तो करका के रूप में निश्चय ही वर्षा हो। जल जाएगा कहाँ? वो जल करका बन जाता है, ओले ओले। इसलिए उदाहरण उसका दिया कि जैसे अगर बहुत दिनों तक दूध रखा रहे तो कड़ा हो जाता है, वैसे ही वर्षा का जो जल बहुत दिनों तक रखा रह गया, काल के बीत जाने पर आकाश में वो कठिनता को प्राप्त हो जाता है, वो ओला बनकर बरसता है। ओलावृष्टि। ये इन्होंने उदाहरण दिया। अब गर्भ के उपघात के रूप में कहने के 3 उत्पाद होते हैं, भौम, आंतरिक और दिव्य। पृथ्वी पर पाए जाने वाले उत्पाद जो स्वाभाविक हो उसकी विकृति ही उत्पाद है। तो जो स्वाभाविक हो वो उससे विकृति हो जाए, भूमि पर हो तो भौम, और उस फिर भूमि और सूर्य के बीच में अंतरिक्ष, और द्युकाल जहां पर सूर्य नक्षत्र तारा इत्यादि हो वो द्युलोक है। इन तीनों स्थानों पर होने वाले उत्पाद यदि गर्भकाल के समय हो जाएं तो गर्भ का उपघात हो जाता है, अर्थात गर्भ क्षीण हो जाता है, फिर वैसी वर्षा नहीं होती जैसी होनी चाहिए। भूकंप को भी इन्होंने गर्भोपघातक माना। भूकंप, उल्का, रजोवृष्टि, अचानक बहुत सी धूल भरी आंधी आती है, उससे सब दिशाएं आच्छिन्न हो जाती हैं। दिग्दाह, दिशाएं जो है सुबह शाम जलती हुई सी दिखाई पड़ती हैं लाल चारों तरफ, वो दिग्दाह है। अशनि, वज्र और कीलक, खपुर माने गंधर्वपुर, बादलों से दिखाई पड़े कि नगरी सी बन गई है, उसे खपुर या गंधर्वपुर कहते हैं। केतवा, धूमकेतु इत्यादि, आकाश में बिना किसी दृष्ट कारण के यदि अग्नि दिखाई पड़े, कोई अग्निरूप, वो धूमकेतु है। युद्धम, ग्रह युद्ध हो जाए, जो हम लोग जानते हैं कि एक ही राशि अंश पर आ जाते हैं, ऊपर नीचे ग्रह युद्ध होता है। निर्घाता, एक दिशा से चली हुई वायु दूसरी दिशा से चली हुई वायु से टकरा करके बड़ा भारी शब्द होता है, वो निर्घात होता है। ये भी गर्भकाल में हो तो घातक होता है। परिघाकार बन जाए वो भी, इंद्रधनुष बन जाए वो भी गर्भकाल में। उपरागा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो जाए, और गर्भ के मास में जो लक्षण होने चाहिए सामान्यतः उनका विपर्य हो जाए, ये भी गर्भोपघात होता है। ये सब दुर्निमित्त जितने अधिक हो उतना अधिक गर्भोपघात समझना चाहिए, और जितने कम हो उतना कम। अब पोषण के गर्भदोह भी कहते हैं, तो इसमें इन्होंने मृदु प्रसाद को वायु सोमे शानेन्द्र दिग्भवा परिवेश स्थित स्निग्धो विपुल शशि सूर्यो। यदि गर्भकाल में पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और ईशान दिशा से वायु बहे और बहुत ही चित्त को प्रसन्नता देने वाली और मृदु वायु हो, ऐसी वायु न हो जो रूखापन पैदा कर दे, प्रसादक और मृदु वायु हो, और इन दिशाओं से चले तो गर्भ का पुष्टि होती है। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर श्वेत, बहुत ही स्निग्ध और बड़ा भारी विपुल परिवेश जो गोलाकार बन जाए किरणों से, चंद्रमा और सूर्य दोनों की ओर, वो भी गर्भ का दोहद होता है, पुष्टिकारक होता है। विद्युत इंद्रधनुर मंद्र गर्जितम प्रतिसूर्यकम स्निग्धो व्यापी पृथुर्मेघ सुप्रसन्नेन्दुभम नभा। विद्युत दिखाई पड़े, इंद्रधनुष हो और गंभीर गर्जन हो। गर्जन भी 2 तरह के होते हैं, गंभीर तो अच्छा लगता है, एक बहुत ऐसा होता है जो चित्त को, हृदय को फाड़ देने वाला, वैसा नहीं, जो लिखा है गीता में हृदयानि व्यदारय, वैसा नहीं। मंद्र गर्जितम, गंभीर गर्जित हो, प्रतिसूर्यक हो, सूर्य का प्रतिबिंब बन जाता है दूसरी दिशा में जलकण इत्यादि से, वो प्रतिसूर्यक हो, वो भी अच्छा है गर्भ की पुष्टि के लिए। स्निग्धो व्यापी पृथुर मेघा, और मेघ जो है स्निग्ध हो, बहुत बहुत क्षेत्र में फैला हुआ हो, और पृथु हो, जिसमें जल होगा वो थोड़ा पृथु और स्निग्ध होगा ही। और चंद्रमा और नक्षत्र सभी प्रसन्न हो, अर्थात मटमैलिन हो, बहुत ही स्पष्ट किरण वाले दिखाई पड़े, ऐसा आकाश भी गर्भकाल में गर्भ की पुष्टिकारक होता है। स्निग्धा पुष्टा अनुपसृष्टा प्रदक्षिण चराग्रह
अनाकुल रवा हृष्टा निसर्गान मृग पक्षिणा। प्रत्येक संहिता में और प्रत्येक ग्रह के 4 अध्याय में दिखाया है जो प्रदक्षिण दक्षिण की ओर विचरण दक्षिण की ओर घूम करके जिनकी आचार हो ऐसे ग्रहों का, तो प्रदक्षिण चार जो है अच्छा होता है। स्निग्ध हो, उनका बिंब पुष्ट हो, किसी उत्पात से संयुक्त न हो। और पृथ्वी पर जो मृग पक्षी हैं, जो भौम पृथ्वी पर जो पक्षी और मृग हैं, पशु हैं, वो सब व्याकुल न हो, व्याकुल होकर के आवाज न करते हो, स्वाभाविक रीत से प्रसन्न होकर के शब्द करते हो, तो ये भी अच्छा होता है। एते सर्वर तु जाता नाम गर्भाणाम पुष्टिकारका। ये जो हमने पुष्टिकारक बतलाए ये सभी ऋतुओं पर लागू होते हैं। अब हम अलग अलग मास भेद से बतलाते हैं किस किस मास में कैसा कैसा हो तो गर्भ की पुष्टि होती है। संध्या राग परिवेशो वार्दलम मार्ग पौषयो नाति शीतम मार्ग शीर्षे पौषेति हिम संभव। अगर मार्ग में और मार्ग शीर्ष और पौष में संध्या के समय राग लालिमा हो, सवेरे शाम दोनों, और परिवेशा सूर्य चंद्रमा के चारों ओर घेरा हो, और बादल भी हो, तो बादल शब्द ऐसी वार्दल से निकला है, वार्दलम, रा का लोप हो गया, बादल बन गया, वार्दलम मार्ग पौषयो, तो बादल हो ये भी गर्भ का पुष्टिकारक। और मार्ग शीर्ष में अत्यंत शीत न पड़े और पौष में खूब ठंडा पड़े, ये भी गर्भ का पुष्टिकारक होता है। माघे तो प्रबलो वायु तुषार कलुषाग्रह शैत्याधिक्यम समेघस्य भानुरस्तोदयो तथा। माघ मास में प्रबल वायु बहे और जो ग्रह हो वो तुषार से कलुष हो जाए, अर्थात स्पष्ट दिखाई न पड़े। माघ मास में ऐसा पाला पड़े कि जितने ग्रह हैं वो स्पष्ट न दिखलाई पड़े। शैत्याधिक्यम समेघस्य भानुरस्तोदयो तथा, और माघ मास में खूब शीत पड़े और सूर्य अस्त और उदय के समय बादलों से युक्त रहे, ये भी पुष्टिकारक है। फाल्गुने पवनश्चंडो रूक्ष स्निग्धाभ्र संप्लव परिवेशा असंपूर्णास्ताम्रो वा कपिलो रवि। फाल्गुन मास में जो वायु बहे वो खूब प्रचंड और रूखी बहे, वो स्निग्ध न हो, लेकिन बादल स्निग्ध हो, बादलों का जमघट जो स्निग्ध बादलों का जमघट हो। परिवेशा असंपूर्ण, परिवेश जो हो इस महीने में तो संपूर्ण न हो, मैंने आधा अधूरा वृत्त बने, पूरा न बने। ताम्रवा कपिलो रवि, और सूर्य का जो वर्ण है उदयास्त समय ताम्र हो या कपिल हो, लाल हो या थोड़ा कपिल हो, अन्य किसी वर्ण का न हो। फाल्गुनेति खरो वायुर्वाति पत्राणि पातयन् दक्षिणोति मधुश्चैते, चैत्रे होना चाहिए, चैत्रे मेघ गर्भहिता ऐसा। फाल्गुन में अत्यंत खर वायु हो, पत्तों को गिराता हुआ, और चैत्र में वायु दक्षिण हो और अत्यंत मृदु हो, दक्षिण से बहे और अत्यंत मृदु हो, वो मेघ के गर्भ के हित के लिए होता है। चैत्रे वायु परिवेशो वृष्टिरभ्रम च शस्यते, वैशाखे पवनो विद्युत वृष्टिरभ्रम च गर्जितम, गर्भोपघात घातकानस्युर्यदिस्युर्गर्भदोहदाः तदा तदा वर्षति पर्जन्यस्तत्रान्न प्रवर्तते। चैत्र में वायु बहे मृदु, परिवेश भी हो, वृष्टि भी थोड़ी बहुत हो, और बादल भी हो, समय समय बादल आ जाए, ये सब प्रशस्त होते हैं गर्भ के लिए। वैशाख में पवन हो, बिजली हो, चैत्र में बिजली न हो, वैशाख में बिजली चमके, थोड़ी वृष्टि भी हो और बादल भी दिखाई पड़े और गर्जना भी हो, ये अच्छा होता है। बस यहीं आके रुक गए क्योंकि इतना ही गर्भ है। अब कहा कि यदि गर्भोपघातक न हो और गर्भ के उपक्रम और गर्भ के पुष्टिकाल में गर्भ दोहद हो तो पर्जन्य वर्षा होती है और आनंद खूब होता है। इस तरह से इन्होंने 4 भागों में बांट करके गर्भधारणा, गर्भ पुष्टि, गर्भ दोहद, गर्भोपघातक, ये न हो तो वृष्टि होती है। तो इस प्रकार से मैं इसको अब संपन्न करता हूँ। ये मेरा गर्भाध्याय था। आप लोगों ने धैर्य से सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने गर्भाध्याय के अनेक विषयों को यहाँ उपस्थित किया और गर्भ धारण के जो भी लक्षण ओझा जी ने प्रस्तुत किए हैं उसका बहुत सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया। मैं शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक 10 हो गया है, भाजी करना चाहते हैं क्या? कर रहे हैं सर, तो उसके बाद चले जाएंगे। अगले सेशन में सर का है। अच्छा दोपहर
बालक रत्न जी का अगले में करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के न्याय विभाग के आचार्य प्रोफेसर महानंद झा सर। मैं सर से निवेदन करता हूं कि आप अपने विषय पर अपने व्याख्यान से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय प्रोफेसर महानंद झा सर। सर का पहले हम स्वागत करते हैं। विमल जी अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं। विष्णु। हवाई जहाज में जो बैठते तो हम लोग को हवाई जहाज वाला देखिए कि नहीं फेसबुक पर मैं नहीं, फेसबुक पर नहीं है, फेसबुक पर मैं नहीं। स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदि मे भातु सर्वदा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परम सम्माननीय कादम्बिनी नामक जो शोध संगोष्ठी आयोजित हुई है द्विदिवसीय, इसके द्वितीय दिवस में अध्यक्षता कर रहे हमारे अग्रज प्रोफेसर सुंदर नारायण झा जी, शंकर शिक्षा यतन के सारस्वत प्रकल्प को आयोजित करने वाले मूलाधार अग्रज प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, मणिशंकर द्विवेदी जी, हमारे विमल जी, यहाँ उपस्थित तमाम विद्यापीठ और अन्य विश्वविद्यालयों के श्रोतागण। जब लक्ष्मीकांत जी का फोन आया था मेरे पास, तो होता है त्वरा में कुछ हाँ कह देना, तो शंकर शिक्षा यतन से पुराना संबंध है और यह संबंध एक सारस्वत संबंध है, इसलिए मैं मना नहीं करता। लेकिन बाद में पता चला यह कादम्बिनी ग्रंथ को लेकर के है। कादम्बिनी ग्रंथ एक उच्च कोटि का ज्योतिष विषय का ग्रंथ है और ज्योतिष के संबंध में मुझे कुछ भी पता नहीं है, ये सच्चाई है। जो कुछ श्रुति परंपरा से प्राप्त हुआ है कि 27 नक्षत्र होते हैं, पंचांग के 5 अंग हैं, तिथि करण वार नक्षत्र, ये सब, तो इतने ही पर्याप्त मात्रा में इतनी ही जानकारी है। कोई मुहूर्त का भी पता करना हो तो हम ऐसे आचार्यों को संपर्क करते हैं और वो बतलाते हैं। फिर भी मैं जो कुछ भी इसको देख पाया उतने में केवल 5 मिनट का समय लूंगा और विषय दिया गया है माघ मास में वृष्टि विचार। आज के क्लाइमेट को देखें तो मौसम विज्ञान फेल है, क्योंकि वह मौसम की पूर्व सूचना तो देता है लेकिन उसके उलट रिजल्ट आता है। और इसका मुख्य कारण है मानव समाज के द्वारा प्रकृति के साथ दुर्दांत अपराध करना
और इसी अपराध के कारण प्रकृति भी अपना नियम बदलती है। इसलिए जो वर्षा काल है, वर्षा काल में वर्षा न हो करके अन्य काल में वर्षा होती है। आज देखिए तमाम जो देश हैं वृष्टि से त्रस्त है, पूरा देश बह रहा है। कहीं अत्यधिक बर्फबारी हो रही है, कहीं अभी भी गर्मी है। इस समय में दिल्ली का भी कुछ ऐसा ही मौसम है जो हम लोग ये जानते नहीं थे कि ये क्या होता है। फॉग तो ठीक है, लेकिन यह जो दमघोंटू जिसमें सांस लेना कठिन है, ये पिछले 20 वर्षों में ऐसा हो गया है। स्मॉग इसको कहते हैं। कादम्बिनी में तमाम प्रकरण हैं और उन प्रकरणों में प्रत्येक मास के आधार पर तत्त फलादेश किया गया है। यह एक फलित ज्योतिष का विषय हो सकता है। माघ मास में वृष्टि का क्या योग है, इसको कुछ श्लोकों में बतलाया गया है। पौषारब्धो डुसंदोहे मूलाद्ये भरणी परे विद्युत गर्जित वाता रार्द्रार का दिशु वृष्टया। वृष्टि कब होती है? पौष मास में आरब्ध जो जल का संदोह है, अर्थात बादल का संदोह होना, और मूलाद्य भरणी परे, मूल नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण भी होते हैं और 4 चरण अलग अलग परिणाम को देने वाले होते हैं। जैसे किसी जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हो जाए और मूल के प्रथम चरण में हो तो फल अलग है। द्वितीय चरण में जातक का जन्म हो तो कभी पिता के ऊपर, कभी माँ के ऊपर, कभी परिवार के ऊपर, कभी धन के ऊपर, कभी कुछ अलग अलग प्रभाव डालते हैं। कुछ जातक के लिए ऐसे नियम भी हैं। कुछ एक नक्षत्र है जिसको गंडमूल नक्षत्र के नाम से जानते हैं। ऐसे आदि चरण में और भरणी परे, भरणी नक्षत्र हो तब जाकर के वर्षा विद्युत गर्जित वाताभ्रई, विद्युत गर्जना के साथ में पवन का चलना, वह अभ्रई आर्द्रार का दिशु वृष्टया। अभ्र कहते हैं बादल को, और आर्द्रा नक्षत्र में जब सूर्य हो तब वृष्टि होती है। वृष्टि के होने और नहीं होने में कारण बतलाया गया। क्यों? कि कार्य कारण भाव सिद्धांत अटल सिद्धांत है और इस सिद्धांत का जनक न्याय शास्त्र है। जब तक कारण नहीं होगा कोई भी कार्य नहीं हो सकता। बिना कारण का कार्य होना व्यतिरेक व्यभिचार दोष को उत्पन्न करता है। इसलिए वृष्टि को कार्य माना गया है और कारण उनमें ये आर्द्रा नक्षत्र, विद्युत गर्जन। वैसे विद्युत गर्जन से घर में बैठे हुए व्यक्ति को भी आकाशम मेघवत इत्याकार का अनुमान हो जाता है। वहां पर अनुमान के लिए व्याप्ति निश्चय, पक्षधर्मता ज्ञान, परामर्श की उपलब्धि, ये सब कारण नहीं है। बिना अनियमितता के, बिना किसी संशय के उसको मेघ गर्जन से ही, घर में बैठे व्यक्ति को मेघ गर्जन सुन करके वृष्टि का गगनम मेघवत इत्याकारक अनुमान हो जाता है। यहाँ पर ये कहते हैं वृष्टि के कारणभूत ये सारे तत्व हैं, जिसमें विद्युत गर्जन है, तेज पवन है, आर्द्रा नक्षत्र हो और आर्द्रा नक्षत्र में ही सूर्य भी हो। तो वैसे मेष राशि, क्या मकर राशि में सूर्य माघ मास में, प्रायः माघ मास में मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो सूर्य में एक दीप्तता आती है
एक जो उसका सहज स्वभाव है सूर्य का, तपन स्वभाव है, वह तपन आरंभ होता है करीब 14 या 15 जनवरी के बाद, और ये समय माघ का ही समय होता है। माघस्य प्रतिपत् शुक्ला सबाता भ्रापि निर्जला तैल द्रव्यम महार्घत्वम गंध द्रव्यम च यास्यति। माघस्य प्रतिपत् शुक्ला, माघ मास है और 16 तिथियों में एक तिथि प्रतिपत् तिथि है। दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपत् तिथि सबाता भ्रापि वात सहित, अर्थात जो पवन है उसके साथ में जब मेघ चलता है, बादल का गमन होता है, सबाता भ्रापि निर्जला, और इतना होने के बावजूद यदि बारिश न हो तो तब क्या रिजल्ट आता है? का तैल द्रव्यम, तेलहन जिसको आजकल सरसों की खेती होती है, शायद वर्षा होने से ऐसे सरसों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, वह फसल नष्ट हो जाती है, तो उस समय में तैल द्रव्यम महार्घत्वम गंध द्रव्यम च यास्यति। तैल द्रव्य में महार्घता आती है, अर्थात उसकी फसल बहुत ज्यादा होती है, अच्छी फसल हो जाती है, और गंध द्रव्यम च यास्यति। ये सब उसके रिजल्ट बतलाए हैं। जब बारिश हो तो उसके अच्छे प्रभाव क्या है और उसका दुष्प्रभाव क्या है। माघ शुक्ल द्वितीयायाम विद्युत घन घटा यदि तृतीया निर्जला गर्जित तदा धान्य महार्घता। माघ शुक्ल द्वितीया में यदि विद्युत, आकाश में विद्युत दिखाई दे और बादल की गर्जना हो, तो विद्युत के प्रति भी बादल का आपस में टकराना कारण है, क्योंकि विद्युत का प्रवाह बहुत तेज है, तीव्र गति है, इसलिए वह आंखों के सामने जल्दी प्रकट होता है, और ध्वनि की गति उसकी अपेक्षया मंद है, इसलिए बादल की गर्जना हमें बाद में सुनाई देती है। विद्युत और घन घटा यदि तृतीया निर्जला गर्जित, तृतीया तिथि को यदि ऐसी स्थिति आती है तो वह भी बारिश नहीं देने वाली होती है। कहते हैं ना, कुछ बादल गरजते हैं बरसते नहीं। ये प्रायः जो जोर जोर से बोलने वाले लोग होते हैं, धमकी देने वाले, तो उनके लिए ऐसे वक्तव्य हम लोग निकालते हैं कि बरसने वाला बादल अलग होता है और गरजने वाला अलग होता है। तो तृतीया निर्जला गर्जित तदा धान्य महार्घता, और इस समय में माघ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया में यदि बारिश हो तो फसल को नुकसान होती, और नहीं बारिश हो, निर्जला हो, तो धान्य महार्घता, धान्य अर्थात जो भी फसल इस समय में होती है उसमें श्रेष्ठता, उसमें उत्तमता आती है। माघ शुक्ल चतुर्थ्याम तो वृष्टिश्चेदभ्रमे बवा तांबूल नारिकेलाद्या गमिष्यन्ति महार्घताम। चतुर्थी तिथि को वृष्टिश्चेद अभ्रमे बवा, या तो वृष्टि हो या ऐसे बादल छाया रहे, तब तांबूल और नारिकेल, इनमें इनके फसल में मतलब श्रेष्ठता आ जाती है। इसमें वैसे तो तांबूल जो मिथिला में ज्यादा होता है, और नारिकेल फल बहुत ज्यादा साउथ में और उड़ीसा उस साइड में बहुत ज्यादा होता है, वहां बारिश भी खूब होती है। तो बारिश उसके लिए बहुत सफल है। नारिकेल फल के लिए वह जलीय तत्व भी है और जल से उसे पुष्टि मिलती है। इसी तरह इसमें तांबूल के लिए, लेकिन वहां के लोग कहते हैं तांबूल के पौधे में
फसल में ज्यादा पानी नहीं चाहिए। यहाँ किस आधार पर कहा गया है ये? उसकी उपज अच्छी हो। उपज अच्छी होती है, नहीं होगी इसलिए महंगा हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी। महंगाई के लिए कहा अगर उपज नहीं होगी तो महंगाई अधिक होगी। जी। लेकिन नारिकेल फल के लिए तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। नारिकेल फल में तो पानी चाहिए और नारिकेल फल, हाँ, पानी कम बारिश होने से तभी तो महंगा होगा, उपज कम। उसमें फसल, वो एक अर्थशास्त्र का नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो जितनी वस्तु की डिमांड ज्यादा होती है उसके हिसाब से उसके मूल्य तय होते हैं। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। हाँ, ये इस समय आलू का रेट 11 रुपया है। डिमांड तो आलू का बहुत ज्यादा है। उत्पादन अधिक हुआ नहीं, सरकार रेट ही बढ़ने लगी। सरकार रेट नहीं बढ़ा। 10 से 20 के बीच में है, पूरा इंटरनेशनल रेट है। माघस्य पंचमी शुक्ला मेघाढ्यापि न वर्षति तदा भाद्रेल्प वृष्टि स्यात् अवृष्टिस्तुत्तरे नीले। माघ शुक्ल पंचमी मेघ का आधिक्य होता है, फिर भी यदि बारिश न हो, कभी कभी मेघ के आधिक्य होने पर वर्षा होती है। यह तो नियम है कि अधिक घनघोर घटा लग जाए तो बारिश की संभावना ज्यादा होती है, और कभी कभी एकदम काला मेघ लगने पर भी बारिश नहीं होती है। कभी विपरीत पवन चल जाए तो उस बादल को उड़ा ले जाता है। लौकिक जो ग्रामीण इस तरह की लोकोक्तियां हैं वो अनुभव पर आधारित है, और वह अनुभव, बहुत वर्षों के अनुभव से ये लोकोक्तियां उत्पन्न हुई हैं, इसलिए वो सार्थक होती रही। लेकिन आजकल उस लोकोक्तियों का प्रभाव इसलिए नहीं है क्योंकि प्रकृति बदल रही है। तदा भाद्रेल्प वृष्टि से, भाद्रपद में अल्प वृष्टि होती है, और अवृष्टिस्तुत्तरे नीले, उत्तर दिशा से जब दक्षिण दिशा की तरफ हवा चले तो अवृष्टि ही, फिर वर्षा नहीं होगी। यदि माघे शुक्ल षष्ठी नगर्जति रसास्तदा चंद्रवारे तुजायन्ते कार्पासाद्या महार्घताम। यदि माघे शुक्ल षष्ठी, शुक्ल पक्ष, माघ के शुक्ल पक्ष षष्ठी को यदि न गर्जति रसास्तदा, रस यहाँ बादल का ही पर्याय है, तब चंद्रवारे तुजायन्ते, और वह चंद्रवार, चंद्रवार का मतलब मंगलवार, सोमवार, हाँ, चंद्रवारे तुजायन्ते कार्पासाद्या महार्घताम। कार्पास कपास को बोलते हैं, जो मुख्यतः गुजरात की खेती है। तो उसमें कपास महंगी हो जाएगी, कपास की खेती नहीं होने से उसमें ज्यादा महंगी हो जाती है। सप्तम्यां माघ शुक्लायाः पादैर्मास चतुष्टयम् प्रकल्प्य वृष्टि मेघाद्यैस्तत्तन्मास स्थितिं वदेत्। माघ शुक्ल सप्तमी को पाद मास चतुष्टयम, पादैर्मास चतुष्टयम, मास चतुष्टय का एक पाद अर्थात 1 महीना हुआ, ये नहीं, 4.25 महीना। पादै मास चतुष्टयम प्रकल्प्य वृष्टि मेघाद्यैस्तन्मास स्थितिं वदेत्। 4.25 महीने वर्षा का काल बतलाया है, और उस समय में यदि बारिश होती है तो अलग अलग फसल में अलग अलग, जैसे कार्पास है, कपास,
तो कपास के पौधे में पानी कम होने से उसकी पैदावार कम होगी और डिमांड वही रहती है, बल्कि बढ़ती ही है, इसलिए उसके मूल्य में वृद्धि होती है। इस तरीके से पाठ तो लंबा है। तो इतना कह करके, हालांकि मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ, एकाएक प्रवेश कर गया यहाँ। वो हमारे पूर्व कुलपति कहते हैं शिव पूजायाम अन्यथा प्रवेशा, तो वही है। धन्यवाद, आपने अवसर दिया है और इस ग्रंथ को मैं देखूंगा। बस कार्य कारण भाव मैं दिखा रहा था, वही हमारा वक्तव्य था। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, आपने मेघमास के आलोक में दृष्टि विषयक विचार यहाँ उपस्थापित किया। मैं शंकर शिक्षा यतन की ओर से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपके प्रति। अब समय है अध्यक्षीय उद्बोधन का, तो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वेद विभाग के आचार्य प्रोफेसर सुंदर नारायण झा सर से मैं निवेदन करता हूं कि वे अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। इस सभा में विराजमान इस शंकर शिक्षा यतन न्यास के समन्वयक और हमारे अग्रज प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी, हमारे वैसे कार्य की स्थिति से अग्रज ये हैं, आयु में थोड़ा मैं बड़ा हूँ, तो अभी जो जिनका वक्तव्य हुआ है प्रोफेसर महानंद झा जी, कुलदीप कुमार जी, डॉक्टर नवीन जी, विमल जी और हमारे जो सहयोगी हैं शंकर शिक्षा यतन न्यास के मंच संचालक और विष्णु महापात्र जी, विष्णु शंकर महापात्र जी और हमारे सभी उपस्थित छात्रगण, ऑनलाइन जुड़े हुए जो अभी पत्र वाचन भी किए हैं, निगम पांडे जी, पंकज व्यास जी, प्रवेश व्यास जी, तो आप सबको हम लोगों ने सुना। हमारे जो उपस्थित छात्र वृंद हैं उन्होंने इसका रसास्वादन किया। इस सत्र में कुल 6 पत्र वाचन हुए हैं। सभी श्रेष्ठ पत्रवाचकों का पत्र वाचन हुआ है और सभी ने अपने मार्मिक उद्बोधन से हम सबों को आप्लावित किया। सबसे प्रथम वक्ता थे डॉक्टर निगम पांडे। आपका विषय था राशि चक्र योग के आधार पर वृष्टि का पूर्वानुमान। उसके अंतर्गत आपने मिथुन राशि में मंगल, बृहस्पति, तुला पर शनि हो, कर्क में बृहस्पति, सिंह पर शुक्र, तुला पर शनि हो तो वृष्टि नहीं होगी, इस तरह की बातें कही। सिंह पर शुक्र हो, तुला पर मंगल, कर्क पर बृहस्पति हो तो तेज वायु धूल अधिक होती है। ये सब बातें जो कादम्बिनी ग्रंथ में ओझा जी ने प्रतिपादित किया है उसके आधार पर उन्होंने, और कुछ बृहत संहिता और अन्य ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों का उद्धरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया था। दूसरे वक्ता थे डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी। आप ऑनलाइन थे तिरुपति से। इनका विषय था सूर्य किरणों के आधार पर वृष्टि विज्ञान। उसमें रविकराध्याय इनका था मूल रूप से विषय। उसमें 75 श्लोक हैं। उन श्लोकों के बारे में इन्होंने बढ़िया पीपीटी के द्वारा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा प्रस्तुति, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। कुंडल के प्रकारों को बताया, सूर्य किरणों के जो 7 प्रकार हैं उसको बताया, सचित्र उपस्थापन किया। तीसरे वक्ता थे डॉक्टर नवीन पांडे जी। आपका विषय था कादम्बिनी
वृष्टि विद्या बोधक निमित्त शास्त्र। इसके अंतर्गत आपने पर्यावरण विज्ञान को समाहित करते हुए मेघदूत का भी उदाहरण दिया, आखा रहस्य प्रथम दिवसे इत्यादि। भौतिक, अंतरिक्ष, दिव्य और मिश्र जो निमित्त हैं उसकी चर्चा की, उसका वर्णन किया। मार्गशीर्ष से फाल्गुन तक शीतकाल में गर्भ होता है ऐसा प्रतिपादन किया। चैत्र से आषाढ़ तक ग्रीष्म में वह पुष्ट होता है। श्रावण से कार्तिक तक वर्षा में प्रसव होता है। यह सब बातें उन्होंने अपने व्याख्यान में प्रस्तुत किया। डॉक्टर प्रवेश व्यास जी भी ऑनलाइन थे और आपने भी पीपीटी के माध्यम से बहुत अच्छा सचित्र प्रदर्शन किया, अपना व्याख्यान उपस्थापित किया। आपका विषय था ज्येष्ठ मास के संदर्भ में सुवृष्टि की कल्पना। ज्योतिष शास्त्र के संहिता ग्रंथ से कादम्बिनी का संबंध है, ये हम कल से सुनते आ रहे हैं और है भी, किंतु केवल कादम्बिनी केवल बृहद संहिता के आधार पर ही नहीं, कुछ अनुभूत जो ओझा जी का अपना विषय है, कुछ जो वैदिक ग्रंथ हैं, कुछ जो अन्य शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों को आधार लेकर ओझा जी ने अपने अनुमान और अपना जो अनुभव है उसको इस ग्रंथ में स्थापित किया है। और जैसा कि कल शुक्ला जी अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कह रहे थे कि यह प्रायोगिक शास्त्र है, इस पर हमें डेटा कलेक्शन करना चाहिए। मैं अपने छात्रों से जरूर यह आग्रह करूंगा कि आप इस दिशा में, जो ज्योतिष के छात्र हैं विशेषकर, आप इस दिशा में जरूर सज्ज हो जाइए, ताकि इस ग्रंथ की जो भूमिका है, इस ग्रंथ की भूमिका आज के संदर्भ में कहाँ तक खरी उतरती है यह सिद्ध हो सके। इसका जो सिद्धि है इसकी, यह बिना प्रयोग का होगा नहीं, और यह भार हम सबके कंधों पर है। तो पांचवें जो व्याख्यान करता थे डॉक्टर कुलदीप कुमार जी, आप बड़े दूर से आए हैं, हिमाचल से। हिमाचल में बर्फ गिरता है, आप धर्मशाला में रहते हैं। धर्मशाला में सब दिन बर्फ रहता ही है, पहाड़ों पर, वहां ठंड रहती है। धर्मशाला में किसी भी कक्ष में आपको पंखा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पंखा की जरूरत होती ही नहीं है। रजाई सब दिन ओढ़नी पड़ेगी, कंबल, इतनी ठंड रहती है। वहां से बेचारे इस ठंड में यहाँ तक ठंड झेलते हुए आए हैं। आपका दिल्ली का ठंड का रसास्वादन करने आए हैं। आपका विषय था मेघ का गर्भ निर्धारण सिद्धांत, और आपने बहुत अच्छे ढंग से जो ओझा जी के मत हैं उसको प्रस्तुत किया। बहुत सारी बातें आपकी मैंने लिखी है, सब नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि अतिकाल हो गया है। और अंतिम वक्ता के रूप में हमारे बीच पधारे थे हमारे विश्वविद्यालय के न्याय शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर महानंद झा जी। आपका विषय माघ मास में वृष्टि विचार था। आपने विद्युत गर्जन, तेज पवन, आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य, माघ मास के जो सभी शुक्ल पक्ष के सभी तिथियां, कृष्ण पक्ष की सभी तिथियां, ये सारी बातें उसमें कादम्बिनी ग्रंथ में जो प्रतिपादित हैं उसका सम्यक प्रतिपादन किया। सभी पत्रों को सुन करके ऐसा लगा कि कादम्बिनी ग्रंथ अभी कंठस्थ हो गया है, किंतु इतना से मन भरेगा नहीं, क्योंकि यह अभी जो कंठस्थ हुआ है, हो सकता है इस कक्ष से बाहर निकलने के बाद वो विस्मृत हो जाए। इसका बार बार आलोचन करना पड़ेगा, और बार बार आलोचन करके इस ग्रंथ का जो परीक्षण है वो हम जिस तरह से इसमें बताया गया कि फलाने महीने के फलाने पक्ष, फलानी तिथि में ऐसा नक्षत्र हो, ऐसी राशि हो, ऐसी स्थिति बने, और वह कब बनता है और उसमें मेघ का संचार कैसा होता है, यह देखकर उसका परीक्षण करके एक जो उसका डेटा है वो कलेक्शन करें, और फिर वो फलीभूत होता है कि नहीं ये भी जमा करें, उसका एक डायरी नोट करके। तो उससे बहुत ज्यादा लाभ अपने समाज को होने वाला है।
यही मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आप लोगों का भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, उस बीच में मैं बाधक नहीं बनना चाहता। मैं आप सबको प्रणाम करके, आपने यह दायित्व हमको दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार सर, आपने इस सत्र की अध्यक्षता की, इसके लिए शंकर शिक्षायतन की ओर से मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इस सत्र में व्याख्यान देने वाले डॉक्टर कुलदीप कुमार जी, डॉक्टर प्रवेश व्यास जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी, डॉक्टर निगम पांडे जी, डॉक्टर नवीन पांडे जी एवं प्रोफेसर महानंद झा सर के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करते